let's we learn about India's security system. There are three forces: Army, Navy and Air Forces. Let's we talk about one by one. First is Navy force. The responsibility of this force is protect the coastline. अगर हमारे समुद्री किनारे से कोई कंट्री अटैक करती है, कोई एक्टिविटी नजर आती है, तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना और प्रोटेक्ट करना इस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द चीफ ऑफ नेवी फोर्स इज नोन एज एडमिरल. द करंट चीफ ऑफ नेवी फोर्स इज करमवीर सिंह. नेक्स्ट, एयर फोर्स. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयर फोर्स इज प्रोटेक्ट एयर स्पेसेस ऑफ इंडिया. अगर एयरवे से कोई अटैक होता है तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना, प्रोटेक्ट करना इस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द चीफ ऑफ एयर फोर्स इज नोन एज एयर चीफ मार्शल. द करंट एयर चीफ मार्शल इज राकेश सिंह भदौरिया. नेक्स्ट, आर्मी फोर्स. इंडियन आर्मी फोर्स इज वेरी बिग फोर्स. दिस इज 7th largest force in world. The responsibility of army force is protect geographical boundaries of India. इंडिया की बॉर्डर में अगर कोई अटैक होता है, किसी कंट्री से कोई एक्टिविटीज होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी फोर्स की होती है. द चीफ ऑफ आर्मी फोर्स इज नोन एज जनरल. द करंट जनरल ऑफ आर्मी फोर्स इज मनोज नरवणे. ये तीनों डिफेंस फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में होती है और इन तीनों फोर्स के चीफ्स को प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है. प्रेसिडेंट इन्हें चुनते हैं और इंडियन प्रेसिडेंट ही इज डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं. और ये तीन डिफेंस फोर्सेस बिना प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट किए बगैर, कोई कंसल्ट किए बगैर किसी भी तरह का वॉर या पीस का डिसीजन नहीं ले सकती. बिकॉज स्टूडेंट, हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी, इंडिया ने डेमोक्रेसी को माना है, लोकशाही को माना है. तो डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप ये सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू मिलिट्री लीडरशिप से हमेशा सुपीरियर होती है. और सिविल लीडरशिप मीन्स जनता की द्वारा बनाई गई लीडरशिप. जनता ने जिस लीडरशिप को चुना है, बनाया, उसे बोलेंगे सिविल लीडरशिप. तो इस सिविल लीडरशिप ये मिलिट्री लीडरशिप से सुपीरियर है. इसीलिए जो सिविल पावर मतलब जनता ने जिन्हें चुना है, जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिविल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स, इनसे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन किए बगैर डिफेंस फोर्सेस अपना डिसीजन नहीं ले सकती हैं. डिफेंस फोर्सेस में, इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा एडवोकेट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए. इसलिए कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी सेट किया गया है जिससे कि न्यू वेपन्स बनाए जा सके, न्यू टेक्नोलॉजी से साइंस वगैरह तैयार की जा सके. कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए हैं. कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि पर्सनल लेवल पे भी ट्रेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एट पुणे एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC एट दिल्ली. यहाँ पूरी तरह से तो डिफेंस ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बट कुछ अमाउंट में स्टूडेंट को इतना वेल प्रिपेयर किया जा सकता है कि वो डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन कर सकें. नेक्स्ट, पैरामिलिट्री फोर्सेस. पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिफेंस फोर्सेस को हेल्प करे. जब भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा सैन्य बल की ज़रूरत हो, तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्हें हेल्प करती है. पैरामिलिट्री फोर्सेस ना पूरी तरह से मिलिट्री फोर्स होती है, ना ही पूरी तरह से सिविल फोर्स. मिलिट्री फोर्स तो आपको समझ में आ रही है. सिविल फोर्स मतलब जैसे कि पुलिस फोर्स वगैरह होती है, वो सिविल फोर्स में इंक्लूड होती है. बोर्ड्स, ब्रॉडर सिक्योरिटी फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंक्लूड होते हैं. रेलवे स्टेशन, ऑयल डिपोट्स, वाटर रिजर्व,
जैसे इम्पोर्टेंट लोकेशन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिस चाहे वो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर हो, कहीं कहीं भूकंप आया है, कहीं आग लग गई है, कहीं बाढ़ आई है, ऐसे समय पे हेल्प करना, ऐसे समय पे जाकर वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैरामिलिट्री फोर्स की होती है। जब कंट्री में पीसफुल इन्वायरमेंट होता है या फिर पीसफुल इन्वायरमेंट होता है या फिर पीस क्रिएट करना होता है, उस टाइम पे भी इन फोर्सेस को इंटरनेशनल बॉर्डर पे सेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीपल लिविंग एरियाज में ये उन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट स्मगलिंग जैसी एक्टिविटी को प्रिवेंट करें, पेट्रोलिंग करें, मतलब कि वहाँ पे किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होने से रोके, उन पे नज़र रखें। नेक्स्ट कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिया की ओशियनिक बॉर्डर को वो प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे किसी फिशिंग ऑक्यूपेशन को प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे किसी तरह की स्मगलिंग वगैरह होती नज़र आए तो उसे प्रिवेंट करें, उसे होने से रोकें। नेक्स्ट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं ऐसे फोर्सेस को, फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्स, उन्हें हेल्प करें। रैपिड एक्शन फोर्स, इनके नाम में ही रैपिड एक्शन फोर्स लिखा है। तो जब भी कोई रैपिडली कोई इंसिडेंस हो जाता है, अचानक इंसिडेंस होता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं दंगे फसाद हो गए, तो ऐसी जगह पे पीपल को नॉर्मल कंडीशन में लाना, उनकी हेल्प करना, उनको क्विक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस फोर्स की होती है। नेक्स्ट नेशनल कैडेट कॉर्प्स मीन्स एनसीसी। इनका मेन पर्पस होता है कि वो जो स्टूडेंट डिसिप्लिन पसंद करते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए, उन बॉयज़ और गर्ल्स को ये सारी ट्रेनिंग दी जाए जो कि डिफेंस फोर्सेस में दी जाती है। होम गार्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही स्टैब्लिश हो चुकी थी। इसमें 20 to 35 ईयर्स के कोई भी इंडियन सिटीजन ज्वाइन कर सकते हैं। इस फोर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो उस टाइम पे पीपल को हेल्प करें, उस टाइम पे पब्लिक सिक्योरिटी मेंटेन करें, ट्रैफिक रेगुलेट करें, लोगों तक मिल्क सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, एसेंशियल सर्विस सप्लाई करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्राइक या फिर रिवॉर्ड्स, ये सारी वर्क होते हैं होम गार्ड्स के। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे चैलेंजेस टू इंडियाज सिक्योरिटी।